नमस्कार फ्रेंड, मैं अंकिता मिश्रा अपने यूट्यूब चैनल जीके जीएस क्लास में आपका स्वागत करती हूँ। और मैं देख रही हूँ लूसेंट की पुस्तक और जीके सामान्य ज्ञान। जिस भी परीक्षा में जीके पूछा जाता है उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है ये क्लास। तो चलिए देखते हैं। और कल हमने पढ़ के ख़त्म कर लिया था, परमार वंश को ख़त्म किया था, सिसोदिया वंश को कंप्लीट कर लिया था हमने। आज हम देख रहे हैं मध्यकालीन भारत और भारत पर अरबों का आक्रमण। तो और देखेंगे उसके बाद महमूद गजनी को और सल्तनत काल मोहम्मद गौरी को भी देखेंगे। तो जितना कवर हो सकेगा ज़्यादा से ज़्यादा कवर करने की कोशिश करेंगे। 30-35 मिनट की ये क्लास रहेगी। तो चलिए देखते हैं हम सबसे पहले मध्यकालीन भारत को और भारत पर अरबों का आक्रमण। और हाँ, एक महत्वपूर्ण बातें, सबसे ज़रूरी बात कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए फ्रेंड्स। और जो कुछ भी इसमें त्रुटि नज़र आ रही हो तो उसको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो, विस्तृत पढ़ना, ये विस्तृत क्लास अच्छी लग रही हो, आपको विस्तृत पढ़ना चाह रहे हो तो उसको ज़रूर बताएं कमेंट के माध्यम से। और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। और ये आपका सब्सक्रिप्शन हमारे लिए बहुत ही फीडबैक का काम करेगा और हमारे मोटिवेशन को भी बढ़ाएगा। तो चलिए देखते हैं। मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में अरबों ने भारत पर पहला सफल आक्रमण किया। अरबों ने सिंध पर 712 ईस्वी में विजय पाई थी और अरब आक्रमण के समय सिंध पर दाहिर का शासन हुआ था। किसका शासन हुआ था? तो ये दाहिर का शासन हुआ था। और आगे देखते हैं। भारत पर अरबवासियों के आक्रमण का मुख्य उद्देश्य धन दौलत लूटना तथा इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार करना था। तो शायद अब आप लोगों को क्लियर दिख रहा होगा। और तो जो है भारत पर अरबवासियों के आक्रमण का मुख्य उद्देश्य धन दौलत को लूटना, इस्लाम धर्म को प्रचार प्रसार करना था, इस्लाम धर्म का। आगे देखते हैं। महमूद गजनी 932 ईस्वी में अलप्तगीन नामक एक तुर्क सरदार गजनी साम्राज्य की स्थापना की और जिसकी राजधानी गजनी थी। आगे देखते हैं। अलप्तगीन की मृत्यु के पश्चात कुछ समय तक गजनी परितिगीन ने शासन किया और इसी के शासनकाल में 972 से 977 में सर्वप्रथम भारत पर आक्रमण किया गया। आगे देखते हैं। और हाँ फ्रेंड, नहीं दिखाई दे रहा हो आप लोगों को क्लियर तो इसकी क्वालिटी बढ़ा लीजिए। और आप अगर इसको व्यवस्थित होकर पढ़ नहीं सकते तो कम से कम आप वीडियो को 1 से 2 बार 3 बार ज़रूर सुनें। अलप्तगीन की मृत्यु के पश्चात कुछ समय तक गजनी परितिगीन ने शासन किया और इसी के शासनकाल में 972 से 977 ईस्वी में सर्वप्रथम भारत पर आक्रमण किया गया। और प्रथम तुर्क आक्रमण के समय पंजाब में शाही वंश का शासक जयपाल शासन कर रहा था। अलप्तगीन का गुलाम तथा दामाद सुबक्तगीन 977 ईस्वी में गजनी की गद्दी पर बैठा। महमूद गजनी की सुबुक्तगीन का पुत्र था। महमूद गजनी किसका पुत्र था? तो ये महत्वपूर्ण बात है कि महमूद गजनी जो था ये सुबुक्तगीन का पुत्र था और जिसका जन्म 1 नवंबर 971 ईस्वी में हुआ था। तो ये महत्वपूर्ण बात है।
आगे देखते हैं। अपने पिता के काल में महमूद गजनी खुरसान का शासक था और महमूद गजनी 27 वर्ष की अवस्था में ही 998 ईस्वी में ही गद्दी पर बैठा और बगदाद का खलीफा अल आदिल बिल्लाह ने महमूद गजनी के पद पर मान्यता प्रदान करते हुए यमीन उल मिल्लाह की उपाधि दी। तो किसकी उपाधि दी थी? यमीन उद दौला तथा यमीन उल मिल्लाह की उपाधि दी थी। बगदाद का खलीफा था अल आदिल बिल्लाह ने महमूद की गजनी के पद को मान्यता प्रदान करते हुए यमीन उद दौला और यमीन उल मिल्लाह की उपाधि दी थी। किसको दी थी? तो ये महमूद गजनी को दी थी। और महमूद गजनी ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया? तो ये बहुत ही मोस्ट प्रश्न बन सकता है इसका, बहुत बार परीक्षा में पूछा गया। इन्होंने 17 बार आक्रमण किया था। महमूद के भारतीय आक्रमण पर वास्तविक उद्देश्य था धन की प्राप्ति। अच्छा, वो जो बार बार आक्रमण कर रहा था उसका क्या उद्देश्य था? बहुत सारा धन मिल जाए, उसे धन की प्राप्ति हो जाए, धन। और महमूद गजनी एक मूर्ति भंजक आक्रमणकारी था। मूर्ति भंजक का मतलब मूर्ति को तोड़ने वाला, बहुत ही दुराचारी था। तो महमूद गजनी एक मूर्ति भंजक आक्रमणकारी था। आप सोच सकते हैं इसने 17 बार भारत पर आक्रमण किया था, वो भी धन के चक्कर में। महमूद गजनी ने भारत पर आक्रमण 1000 ईस्वी भी किया था। कब किया था? तो 1000 ईस्वी में किया था। और पेशावर के कुछ भागों पर अधिकार करके वह अपने देश लौट गया। और महमूद गजनी 1001 ईस्वी में राजशाही जयपाल के विरुद्ध आक्रमण किया। इसमें जयपाल की पराजय हुई। महमूद गजनी 1008 ईस्वी में नगरकोट के विरुद्ध हमले को मूर्तिवाद के विरुद्ध पहली महत्वपूर्ण जीत बताई जाती है। और महमूद गजनी ने थानेश्वर के चक्र स्वामीन व कायस्थ निर्मित आदमकद प्रतिभा को गजनी भेजकर रंगभूमि में रखवाया था। तो ये भी काम किया था इसने। महमूद गजनी ने थानेश्वर चक्र स्वामीन की काष्ठ निर्मित आदमकद प्रतिमा को गजनी में भेजकर रंगभूमि में रखवाया था। कहाँ रखवाया था? रंगभूमि में रखवाया था। आगे देखते हैं। महमूद गजनी का सबसे चर्चित आक्रमण था 1225 का, जो था सोमनाथ मंदिर यानी सौराष्ट्र पर हुआ था। और इस मंदिर में लूट में उसने करीब 20 लाख दीनार संपत्ति हाथ लगी थी। अच्छा, इसको लूटा था उसने और उसने उसे 20 लाख दीनार एक सिक्का होता था उस समय का, तो दीनार की संपत्ति उसके हाथ लगी थी। और सोमनाथ की रक्षा की सहायता करने के कारण अनहिलवाड़ा के शासक महमूद ने आक्रमण किया और सोमनाथ मंदिर लूट कर जाने के क्रम में महमूद पर जाटों ने आक्रमण किया और कुछ संपत्ति उन्होंने भी लूट ली थी इससे। तो ये जब ये लूट कर ले जा रहा था तो वहाँ पर जाट ने इसके लूटने के चक्कर में इस पर आक्रमण किया और वो भी इससे कुछ संपत्ति को लूट लिए। आगे देखते हैं। नोट है, सोमनाथ भारत के 12 ज्योतिर्लिंगों में प्रथम है और यह गुजरात के अरब सागर के तट पर है। और 13 नवंबर 1947 को सरदार वल्लभ भाई पटेल द्वारा इसका पुनर्निर्माण यानी दोबारा निर्माण इसका शुरू हुआ था। और 11 मई 1951 को राष्ट्रपति के दिन जो है राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद द्वारा मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा भी की गई थी।
महमूद गजनी जो था अंतिम भारतीय आक्रमण और 1227 ईस्वी में जाटों के विरुद्ध था। इसका जो अंतिम आक्रमण इसने भारत पर किया था तो ये कब किया था? 1027 ईस्वी में, और जाटों के विरुद्ध था। महमूद गजनी की मृत्यु कब हुई थी? तो 1030 में हो गई थी। तो इनकी समाप्ति भी हो गई। और इनका अंतिम बार जब आक्रमण किया 1027 में इन्होंने किया, और जाटों के विरुद्ध था एक आक्रमण। आगे देखते हैं। सुल्तान की उपाधि धारण करने वाला प्रथम शासक महमूद गजनी था। महमूद ने सेना के सेवदराय एक तिलक जैसे हिंदू उच्च पदों के पद पर आसीन थे, और अलबर्नी, फिरदौसी, उलवी, फरूखी महमूद गजनी के दरबार में रहते थे। गजनी के दरबार में अलबर्नी, फिरदौसी, उलवी, फरूखी ये गजनी के दरबार में रहते थे। अब देखते हैं मोहम्मद गोरी को। हमने महमूद गजनी को देखा, अब हम देखते हैं मोहम्मद गोरी को। तो गौर मोहम्मद गजनी के अधीन एक छोटा सा राज्य था। 1173 ईस्वी में शहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी गौर का शासक बना। तो कब बना? 1173 ईस्वी में बना, और इसे भारत पर पहला आक्रमण 1175 में किया। मुगल के विरुद्ध किया था, और ये आक्रमण 1175 में किसके विरुद्ध हुआ था? तो ये मुगल के विरुद्ध हुआ था। आगे देखते हैं मोहम्मद गौरी का दूसरा आक्रमण जो 1978 में हुआ। तो ये भी पहला 75 में और दूसरा आक्रमण जो था 1978 में हुआ था। आगे देखते हैं। और ये पाटन गुजरात में हुआ था, और यहाँ का शासक भीम द्वितीय ने गौरी को बुरी तरह परास्त किया था। आगे देखते हैं मोहम्मद गौरी द्वारा लड़ा गया प्रमुख युद्ध इनका कौन कौन सा है। तो युद्ध है, वर्ष है, पक्ष है, परिणाम है। पहला युद्ध है तराइन का प्रथम युद्ध 1991 में लड़ा गया था, जिसमें गौरी व पृथ्वीराज चौहान के बीच हुआ था। दो पक्षों के बीच में हुआ था, पहले गौरी, दूसरे पृथ्वीराज चौहान, और जिसमें चौहान विजयी हुए थे। और तराइन का द्वितीय युद्ध था 1192 ईस्वी में। तो 91-92 इसे याद रखना, प्रथम द्वितीय। और फिर एक साल का गैप दे दिया था, फिर चंदावर का युद्ध लड़ा था इन्होंने। एक साल इन्होंने रेस्ट किया होगा। तो तराइन का द्वितीय युद्ध गौरी व पृथ्वीराज चौहान के बीच हुआ, जिसमें गौरी विजयी हुआ। चंदावर का युद्ध 1194 ईस्वी में, और इसमें गौरी जयचंद और के बीच हुआ था, जिसमें गौरी विजयी हुआ था। और तराइन का प्रथम युद्ध पृथ्वीराज चौहान की सेनापति अस्कंद था। तो ये महत्वपूर्ण बात है, इम्पॉर्टेंट, कि इसका सेनापति कौन था। पृथ्वीराज चौहान का सेनापति कौन था? तो अस्कंद गुप्त था शायद, लेकिन इसमें अस्कंद ही दिया गया है। आगे देखते हैं मोहम्मद गौरी भारत के विजित प्रदेशों पर शासन का भार अपने गुलाम सेनापतियों को सौंपते हुए गजनी लौटा था। इसमें पूरा नहीं कवर होगा। मोहम्मद गौरी की हत्या 15 मार्च 1206 में कर दी गई थी। आगे हम देखते हैं सल्तनत काल यानी गुलाम वंश को, है ना। तो गुलाम वंश को देखते हैं। तो गुलाम वंश की स्थापना 1206 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक ने किया था, और यही गुलाम वंश के संस्थापक भी थे। आगे मिलेगा अभी।
तो गुलाम को फारसी बंदरगाह कहा जाता है, बंदरगाह, तथा इसके सैनिक सेवा के लिए खरीदा जाता था। कुतुबुद्दीन ऐबक अपना राज्याभिषेक 24 जून 1206 को किया था। कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपनी राजधानी लाहौर कहाँ बनाई थी? लाहौर में बनाई थी। और कुतुब मीनार की नींव कुतुबुद्दीन ऐबक ने डाली थी। और दिल्ली का कुव्वत-उल-इस्लाम, दिल्ली का जो है कुव्वत-उल-इस्लाम मस्जिद एवं अजमेर का 2.5 दिन का झोपड़ा नामक मस्जिद का निर्माण ऐबक ने कराया था। और कुतुबुद्दीन ऐबक को लाख बख्श भी कहा जाता था, है ना, लाख बख्श या लाख दान देने वाला भी कहा जाता था। यह लाख बख्श का अर्थ है, मतलब है कि लाख दान देने वाला। और कुतुबुद्दीन के समय कुतुब मीनार की केवल पहली मंजिल बन सकी थी और इल्तुतमिश ने इसे 225 मीटर ऊंची, कितना, 225 मीटर ऊंची 4 मंजिल का बना दिया था। तो निर्माण, कुतुब मीनार का निर्माण किसके द्वारा शुरू हुआ था? कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा शुरू हुआ था और केवल पहली ही मंजिल बनी थी। और इल्तुतमिश ने 225 फीट ऊंची 4 मंजिल का बना दिया इसे। और फिरोज शाह तुगलक ने बिजली गिरने के कारण इसकी चौथी मंजिल नष्ट हो गई। तो फिरोज शाह तुगलक के समय बिजली गिरने के कारण चौथी मंजिल इसकी नष्ट हो गई, जिसके कारण फिरोज ने इसके 2 छोटी मंजिलें बनवा दी, जिससे इसमें 5 मंजिल हो गई और 9 फीट बढ़कर 234 फीट हो गई। तो पहले निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने किया था। कुतुब मीनार का निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने किया था, पहली मंजिल बनवाई और इल्तुतमिश ने इसे 225 मीटर की ऊंची 4 मंजिल बना दिया। और ये फिर फिरोज शाह तुगलक के समय में बिजली के गिरने के कारण इसकी चौथी मंजिल नष्ट हो गई, जिसके कारण फिरोज शाह तुगलक ने फिर 2 छोटी मंजिल बनवा दी, जिससे इसमें 5 मंजिल हो गई और इसकी ऊंचाई 9 फीट से बढ़कर 234 फीट हो गई। आगे देखते हैं। प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त करने वाला ऐबक सहायक सेनानायक कौन था? बख्तियार खिलजी था। और ऐबक की मृत्यु 1210 ईस्वी में चौगान खेलते हुए हुई थी। ऐबक की मृत्यु चौगान खेलते हुए घोड़े से गिरकर हुई थी और इसे लाहौर में दफनाया गया। ये भी क्वेश्चन बन सकता है, तो मैं जहाँ जहाँ पे अंडरलाइन कर रही हूँ ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो ऐबक की मृत्यु 1210 ईस्वी में चौगान खेलते समय घोड़े से गिरकर हो गई और इसने लाहौर में दफनाया गया। आगे देखते हैं। और ऐबक का उत्तराधिकारी कौन बना, देखते हैं। अच्छा, ये कुछ नोट्स है, हम इसको पढ़ लेते हैं थोड़ा, तब फिर नोट्स हम बाद में देखेंगे। पहले देखते हैं ऐबक को ही कंप्लीट करते हैं। ऐबक का उत्तराधिकारी आराम शाह हुआ। ऐबक का उत्तराधिकारी आराम शाह हुआ, जिसने 8 महीनों तक शासन किया। आराम शाह की हत्या करके इल्तुतमिश ने 1211 ईस्वी में दिल्ली की गद्दी पर बैठ गया। इल्तुतमिश ने तुर्किस्तान का इलवरी तुर्क था। इल्तुतमिश कहाँ का था? तो ये तुर्किस्तान का था और इलवरी तुर्क था, जो ऐबक का गुलाम एवं दामाद भी था। तो ये देखिए, इनका कुतुबुद्दीन ऐबक का ये दामाद भी था और ऐबक की मृत्यु के समय वह बदायूं का गवर्नर भी था। जब ऐबक की मृत्यु हुई तो कहाँ का गवर्नर था? बदायूं का। इल्तुतमिश ने लाहौर से राजधानी को स्थानांतरित करके दिल्ली लाया और इसे हौज-ए-सुल्तानी को निर्माण दिल्ली ए कोहना के निकट करवाया था।
इल्तुतमिश का पहला शासक था जिसने 1229 ईस्वी में बगदाद खलीफा के सुल्तान पद में वैधानिक स्वीकृति को प्राप्त की। इल्तुतमिश की मृत्यु जो है वो 1236 ईस्वी में हो गई। इल्तुतमिश की मृत्यु जो है 1236 ईस्वी में हो गई। चंगेज खां से बचने के लिए ख्वारिज़्म में सम्राट जलालुद्दीन इल्तुतमिश ने अपने यहाँ शरण नहीं दी थी। रज़िया ने पर्दा प्रथा का त्याग व पुरुषों की तरह चोंगा, काबा, कुलाह, टोपी पहनकर राजदरबार में खुले मुख से जाने लगी और रज़िया के मालिक थे जमालुद्दीन याकूत को अमीर ए अखूर घोड़े का सरदार नियुक्त किया। गैर तुर्कों को सामंत बनाने के रज़िया के प्रयास से तुर्क अमी विरुद्ध हो गए और उसे बंदी बनाकर दिल्ली की गद्दी पर मुइजुद्दीन बहराम शाह को बैठा दिया। रज़िया की शादी अल-तुनिया के साथ हुई और इसने शादी करने के बाद रज़िया ने पुनः गद्दी प्राप्त करने का प्रयास किया। तो रज़िया की शादी अल-तुनिया से हुई थी और इसकी शादी करने के बाद रज़िया ने पुनः गद्दी को प्राप्त करने का प्रयास किया, लेकिन वह असफल रही। और रज़िया की हत्या 13 अक्टूबर 1240 ईस्वी में डाकुओं ने कैथल के पास कर दी गई और बहराम शाह को बंदी बनाकर उसकी हत्या 15 मई 12 ब्लर हो रहा है कुछ, तो बहराम शाह को बंदी बनाकर उसकी हत्या मई 1242 ईस्वी में कर दी गई। उसके बाद दिल्ली का सुल्तान अलाउद्दीन मसूद शाह बनाकर बलबन के षड्यंत्र के द्वारा 1226 ईस्वी में अलाउद्दीन मसूद शाह के सुल्तान के पद से हटाकर नसीरुद्दीन मोहम्मद को सुल्तान बना दिया गया। और नसीरुद्दीन मोहम्मद महमूद या मोहम्मद भी कह सकते हैं, महमूद ऐसा सुल्तान था जो टोपी सीकर अपनी जीवन निर्वाह करता था। और बलबन ने अपनी पुत्री का विवाह नसीरुद्दीन मोहम्मद के साथ किया था और बलबन का वास्तविक नाम था बहाउद्दीन। क्या नाम था इनका? बहाउद्दीन नाम था। वह इल्तुतमिश का गुलाम था। तुर्कान ए चिहलगानी का विनाश कर बलबन ने किया था। बलबन 1266 में गयासुद्दीन बलबन के नाम से दिल्ली की गद्दी पर बैठा था। यह मंगोल के आक्रमण से दिल्ली की रक्षा में सफल रहा। सीरी नामक नया नगर बलबन ने बसाया था। राजदरबार में सिचदा पैबोस प्रथा की शुरुआत बलबन ने की थी। बलबन ने फारसी रीति रिवाज आधारित नौरोज ये क्या लिखा है, फारसी साल का पहला दिन उत्सव का प्रारंभ करवाया था। अच्छा, ये महत्वपूर्ण है कि नौरोज का जो पहला दिन होता है उत्सव का, उसका प्रारंभ किसने करवाया था? तो ये बलबन ने करवाया था, है ना। आगे है, अपने विरोधियों के प्रति बलबन ने कठोर लौह रक्त की नीति का पालन किया था। किसने? तो ये बलबन ने। और लौह प्रथा का प्रवर्तक भी इसे कहा जाता है। आगे देखते हैं नसीरुद्दीन मोहम्मद ने बलबन को उल खां की उपाधि प्रदान की थी।
नसीरुद्दीन महमूद ने बलवन को उल्ग खां की उपाधि प्रदान की थी और बलवन आखेट अभियान के बहाने अपनी सेना की लंबी दूरी कवायद कराकर दुरुस्त रखता था। बलवन के दरबार में फारसी प्रसिद्ध कवि अमीर खुसरो, अमीर हसन रहते थे। गुलाम वंश का अंतिम शासक जो था वो कौन था? सरफुद्दीन कैमूर्स था। आगे हम देखते हैं, खिलजी वंश को देखने के पहले हम एक बार नोट्स देख लेते हैं जो हमारे नोट्स बचे हुए थे। तो ये नोट्स हैं मंगोल के। मंगोल जो है चीन के उत्तर में गोभी के रेगिस्तान के निवासी थे। वह एक घूमने फिरने वाले अर्धसभ्य जाति थी तथा उनका मुख्य पेशा घोड़ों पर अन्य पशुओं का पालन करना था। वे बहुत गंदे रहते थे तथा सभी प्रकार के मांस खाते थे। उनमें स्त्री विषयक नैतिकता का सर्वथा अभाव था। यद्यपि माँ का सम्मान करते थे, वे विभिन्न कबीलों में बटे थे। उन्हीं कबीलों में से एक 1163 ईस्वी में तेमुचीन उर्फ चंगेज़ खां का जन्म हुआ, जिससे महान चंगेज़ खां द ग्रेट ऑफ श्रीपति दोनों पुकारा गया था। इसका पिता जो है येसुगाई बहादुर था। तो ये मंगोल की बात थी। अब थोड़ा सा हम इल्तुतमिश के कार्यों को देख लेते हैं कि इल्तुतमिश ने कौन कौन से कार्य किए थे अपने जीवन काल में। तो इल्तुतमिश ने कुतुब मीनार के निर्माण को पूर्ण कराया था। सबसे पहले शुद्ध अरबी सिक्के जारी किए। चांदी को टका तथा तांबा तथा पीतल होगा, यहाँ जीतल लिखा है। एकता प्रणाली भी चलाई थी। अच्छा, ये महत्वपूर्ण है कि एकता प्रणाली किसने चलाई थी? तो ये इल्तुतमिश ने चढ़ाई थी। और 40 दिन गुलाम सरदारों का संगठन बनाया जो तुर्क ए चिहलगानी के नाम से जाना गया है। और सर्वप्रथम दिल्ली के अमीरों का भी दमन इन्होंने किया। तो एकता प्रणाली चलाई, कुतुब मीनार निर्माण को भी पूरा किया, शुद्ध अरबी सिक्के जारी किए सबसे पहले इल्तुतमिश ने। और वो शुद्ध अरबी सिक्के किसके बने हुए थे? चांदी का टका एवं तांबा पीतल मिक्स रहा होगा। आगे हम देखते हैं खिलजी वंश को। ये 27 मिनट की वीडियो है फ्रेंड। हम देख लेते हैं खिलजी वंश को एक अलग वीडियो में देख लेते हैं, क्योंकि वीडियो बड़ी हो जाएगी। तो ठीक है, हम देख लेते हैं अलग वीडियो में उसको। और फ्रेंड, इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिए।